नमस्कार, सुप्रभात। संविधान के अंक 5 में आज हम शुरुआत करते हैं राज्यपाल से। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु अंततः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे उसके पद से हटा सकता है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, यानी कि राज्य विधानमंडल का, यानी कि अगर वो विधायक है तो राज्यपाल नहीं बनेगा। पहले उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही वह राज्यपाल का पद ग्रहण कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्य सचिव एवं मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता, नहीं हटा सकता। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, परंतु आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार उसे नहीं है। राज्यपाल की विधायी शक्ति में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों को बुलाना और सत्रावसान करना, राज्य विधानसभा को भंग करना, राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति करना, राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, दोनों सदनों के स्थगन पर अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य के कानूनों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्राविलंबन कर सकता है। उसकी स्वविवेकाधिकार शक्ति है। किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, राज्य के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, किसी भी राज्य में प्रशासनिक विफलता पर अपनी राय राष्ट्रपति को प्रेषित करना। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। अगर राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक जाता है तो प्रथमतः अगर विधान परिषद में आता है तो प्रस्तावित होगा, बहस होगी और पारित होगा। पारित होने पर यह द्वितीय सदन जाएगा, विधानसभा में प्रस्तावित होगा, बहस होगा, पारित होगी, या संशोधन सहित पारित करें या अस्वीकृत करें तो विधेयक समाप्त हो जाता है। और राज्य धन विधेयक पर राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर केवल विधानसभा में ही आएगा, यानी कि अगर राज्य का कोई धन विधेयक है और वो पास होना है विधानसभा द्वारा तो ये केवल और केवल विधानसभा में ही आएगा और पारित होगा, बहस प्रस्तावित होगा, बहस होगी और फिर पारित होगा। और पारित होने के बाद यह विधान परिषद जाएगा, वहाँ उसकी शक्तियाँ सीमित हैं, जिस तरह से धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं। तो ये बहस के बाद पारित होगा, या तो सुझाव दे सकते हैं या 14 दिन रोक सकते हैं, और 14 दिन रोकने पर विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जैसा विधानसभा ने किया है। अच्छा, विधेयकों पर राज्यपाल की क्या कार्रवाई हो सकती है? तो साधारण विधेयक पारित या अस्वीकृत या राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित या राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भी राज्यपाल भेज सकता है। धन विधेयक पर पारित करेगा या अस्वीकृत करेगा, राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित भी कर सकता है। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा के पास नहीं भेजेगा। राष्ट्रपति की राय के लिए कोई भी बिल आरक्षित किया जा सकता है, किंतु यदि यह उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित हो तो यह अवश्य ही राष्ट्रपति को प्रेषित होगा। यदि कोई बिल पुनः दोनों सदनों में पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा तो वह उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता, न ही वापस भेज सकता है, किंतु उसे राष्ट्रपति की राय के लिए प्रेषित कर सकता है। विधान परिषद कभी न भंग होने वाला सदन है, किंतु इसे पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है या नई विधानसभा का सृजन किया जा सकता है। अब बात करते हैं न्याय प्रणाली की। भारत में एकल समन्वित न्याय प्रणाली है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश। अब वर्तमान में यानी कि 2024 में 19 में बढ़ा दिए थे, 34 कर दी थी मैक्सिमम संख्या, तो 33+1 वर्तमान में है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 सबॉर्डिनेट न्यायाधीश।
इसकी योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा कम से कम 10 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। यह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। आयु सीमा न्यूनतम नहीं है बल्कि अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करेगा या 6 वर्ष, जो भी पहले हो। न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। एक सदन में पारित होने के बाद जब महाभियोग प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा तो सदस्यों की अनुमति नहीं लेनी होगी, सीधे जांच होगी। केवल एक बार ही अनुमति लेनी होती है। यह संख्या लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 है। यानी कि राज्यसभा में अगर पहले आता है तो 50 सदस्यों की अनुमति, और लोकसभा में पहले आता है तो 100 सदस्यों की अनुमति लेनी होगी, और द्वितीय सदन सीधे जांच करेगा। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की। तो इसके कई अधिकार क्षेत्र हैं, जैसे प्राथमिक या मौलिक अधिकार, अपीलीय अधिकार, विशेष अनुमति या अपीलीय अधिकारिता, सहकारी सलाहकारी अधिकारिता, जो अनुच्छेद 143 में कई बार पूछी गई है कि अनुच्छेद 143 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में सलाह देगा जो राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रेषित किए जाएं, किंतु इसमें बाध्यता नहीं है। बाध्यता कैसी नहीं है कि ना तो सरकार सलाह मानने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। दोनों के विवेक पर आधारित है। सलाह ले सकते हैं और लेने के बाद भी जरूरी नहीं कि माने या ना माने, जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय के किसी भी वाद में निर्णय ले सकता है और भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है और अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय पर बाध्यकारी है, किंतु वह अपने पूर्व निर्णयों के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी कि अगर न्यायालय ने कोई निर्णय ले लिया है तो वो उसे पलट भी सकता है। ये जरूरी नहीं एक बार निर्णय ले लिया वही अंतिम निर्णय है, वह अपने निर्णयों को भी पलट सकता है, बदल सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णयों को भी बदल सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन संसद के द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अब आते हैं उच्च न्यायालय। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के गवर्नर के सलाह पर की जाती है। अब बात करते हैं जनहित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में आई। भारत में यह 1987 में PN भगवती द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसका मुकदमे से संबंध न हो किंतु सामान्य जनता के हित में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगला टॉपिक है हमारा, अगली बात करते हैं इलेक्शन कमीशन पर यानी कि निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य न्यायाधीश की भांति ही पदच्युत किया जा सकता है तथा अन्य को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। निर्वाचन आयुक्त के कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का नियंत्रण, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दल को क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल की रूप में मान्यता देना, चुनाव आचार संहिता तैयार करना। शुरू से निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। इसे 1993 में नरसिम्हा सरकार द्वारा 3 सदस्यीय कर दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधानमंडल का चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त कराते हैं। राष्ट्रीय दल की मान्यता हेतु योग्यता है। किसी दल को विधानसभा में 4 राज्यों में न्यूनतम 6% मत प्राप्त हों या लोकसभा में कुल पड़े मतों का 6% प्राप्त हो या लोकसभा चुनाव में 11 सीटें कम से कम प्राप्त हों। ऐसी स्थिति में उस पार्टी को यानी कि उस दल को राष्ट्रीय दल घोषित किया जा सकता है। 1/6 से कम मत प्राप्त होने पर जमानत जब्त हो जाती है और चुनाव प्रचार वोटिंग के 38 घंटे और
घंटे पहले और वोटिंग समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है और ये कानूनन अपराध है इसके बाद चुनाव करना। वर्तमान में राष्ट्रीय दल हैं कांग्रेस, भाजपा, बसपा, माकपा, भाकपा और राकपा। आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल बन चुका है। अब अगला टॉपिक लेते हैं आपातकाल। राष्ट्रपति 3 प्रकार से आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक आपात। तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। तो सबसे पहला समझते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन में इसमें यह वाक्य जोड़ा गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केवल तभी करेगा जब मंत्रिमंडल की लिखित सहमति उसे मिले, अन्यथा नहीं। अर्थात जब तक मंत्रिमंडल की लिखित परमिशन नहीं मिलेगी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। तथा इस संशोधन में आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द और जोड़ दिया गया। आंतरिक अशांति तो एक FIR हो जाए तभी मान लिया जाता है, लेकिन वो आंतरिक अशांति नहीं होगी, उसके साथ सशस्त्र विद्रोह भी हो तब आंतरिक अशांति मानी जाएगी। आपातकाल की घोषणा 1 माह के अंदर दोनों सदनों से 2/3 मतों से पारित होनी चाहिए। पारित होने पर एक बार में यह 6 माह के लिए ही लागू होगी और किंतु कितनी बार इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इस आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इधर उधर घूमना, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने और आने जाने के अलावा कोई भी वृत्ति अपनाने की जो 6 प्रकार से स्वतंत्रता दी है ये नष्ट हो जाएगी, यानी कि ख़त्म कर दी जाएगी, उसको लंबित कर दिया जाएगा। नष्ट नहीं हो जाएगी, लंबित कर दिया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार को लंबित कर सकता है। PCS 2015 में प्रश्न आया था कि किस अनुच्छेद को राष्ट्रपति जो है लंबित नहीं कर सकता, तो अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रपति भी लंबित नहीं कर सकता। ये हमेशा लागू रहेंगे, इनको राष्ट्रपति आपातकाल में भी नहीं हटा सकता। यद्यपि राज्य मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहेगा, किंतु केंद्र राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह कोई भी निर्देश दे सके, किंतु संसद को राज्य सूची पर कानून निर्माण की अधिकारता प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत प्रथम बार 1962 से 68 के बीच भारत चीन युद्ध के समय आपातकाल रहा। द्वितीय बार 1971 से 78 भारत पाक युद्ध के समय और तृतीय बार 75 में ही 25 जून को आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया था। दूसरा आपातकाल आता है अनुच्छेद 356। इसको बोलते राज्य में संवैधानिक आपात, अर्थात किसी भी राज्य सरकार में या किसी जगह विशेष के अंतर भी यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चल रहा हो, इसी के लिए कहा जाता है कि एक FIR पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यानी कि निश्चित नहीं किया है कि क्या होगा, केवल इतना कहा है कि यदि संविधान के अनुसार राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकता है। और प्रशासनिक विफलता इसका आधार माना गया है। प्रशासनिक विफलता एक FIR पर मान ली जा सकती है। अगर कहीं FIR हो जाए तो यानी कि आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और इस तरह से क्राइम हो रहे हैं, तो ये आपकी प्रशासनिक विफलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा समस्या होने पर ही राज्य में संवैधानिक आपात लगाया जाता है। ऐसी उद्घोषणा दोनों सदनों से 2 माह के अंदर पारित हो जाए तो यह 6 माह तक लागू रहेगा और 6 माह उपरांत 6 माह और बढ़ाया जा सकता है और 1 साल पूर्ण होने पर इसे तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में हो या निर्वाचन आयोग कहे कि राज्य में चुनाव कराने के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं है। दोनों स्थितियों के बावजूद यह अधिकतम 3 वर्ष ही लगाया जा सकता है। ऐसे आपातकाल में राज्य विधानमंडल अनिवार्यतः अस्तित्व में नहीं रहेगा, यह भंग या निलंबित होगा। राज्य मंत्रिपरिषद अस्तित्व में नहीं रहेगी। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी और राष्ट्रपति की तरफ से राज्य शासन राज्यपाल संचालित करेगा। पंजाब के लिए यह समय सीमा 5 वर्ष और जम्मू कश्मीर के लिए समय सीमा नहीं है।
संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची पर बनाए गए कानून या तो सरकार समाप्त कर दे या 6 माह में स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला आता है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, जिसका आज तक उपयोग नहीं किया गया है और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हमारे भारत में कभी भी इसका उपयोग नहीं होगा, कभी हम पर पैसे की कमी ना आए और ना ही हमें इसका उपयोग करना पड़े। है क्या इसमें? राष्ट्रपति देश के वित्तीय अस्थिरता या वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो तो 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसे 2 माह के अंदर यदि दोनों सदन साधारण बहुमत से पास कर देते हैं तो यह 6 माह के लिए प्रभावी होगा। यद्यपि कितनी बार इसकी कोई समय सीमा नहीं है, किंतु एक बार में 6 माह के लिए ही लागू होगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किसी भी शासकीय पद के लिए वेतन या भत्ते में कटौती कर सकता है और राज्य के समस्त धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। केंद्र राज्य के बीच करों का वितरण परिवर्तित हो सकता है। 360 और 352 किसी विशेष राज्य में या पूरे देश में किसी विशेष स्थान पर भी लगाया जा सकता है, किंतु 356 केवल राज्य में ही लगाया जाएगा। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन की, जिसे दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में लिया गया था। तो संविधान संशोधन कई तरीक़ों से होता है, जैसे प्रस्तावना है जिसमें मूलतः हाल फिलहाल संशोधन करना आसान नहीं है। कई संविधान संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं, लेकिन कई में 2/3 का बहुमत होना आवश्यक है। तो ये रहा हमारा राज्य व्यवस्था का 5वां अंक। इसी के साथ विराम लेते हैं। अगले अंकों में स्पेशल टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।